प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। जैसे ही दुनिया तरक्की के नए दौर में दाखिल हुई, इंटरनेट और सोशल मीडिया से मुतारिफ हुई और तो नौजवान अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए घंटों के हिसाब से इंटरनेट को वक्त देने लगे। जैसे जैसे इंटरनेट में जिद्दत आई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मुतारिफ हुए और नौजवानों ने गोया अपनी जन्नत का रास्ता तलाश कर लिया और वो दुनिया और माफिया से बेखबर होकर इस जन्नत में घुस चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 6 करोड़ से ज़्यादा है। इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करने का नुकसान नौजवान नस्ल की गिरती हुई सेहत की एक बड़ी वजह है, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब नौजवान दानिश्वर, अदीब और लिखारी भी बन चुके हैं और बगैर किसी तहकीक के हर पोस्ट पर राय देना ईमान और अपना बयानिया बनाने लगे हैं। यहाँ पर हमें कुछ नौजवान ऐसी मिसाल भी बने हुए नजर आते हैं जिन्होंने कभी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पैसे नहीं कमाए, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसे नौजवानों को अपना आइडियल बना लिया है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खासा अमीर हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने इस तरह के नौजवानों को अपना आइडियल बनाया और उतने ही पैसे कमाने के चक्कर में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने लगे और अब वो दिन रात इसी दौड़ में लगे नजर आते हैं कि किसी ना किसी तरीके से शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना लिए जाएं। अगर एक और पहलू देखा जाए तो अब सियासतदान भी इन नौजवानों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और हर सियासी जमात ने नौजवानों को टास्क सौंप दिए हैं कि आपने अपनी मुखालिफ जमात की किरदार कशी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इस बेलगाम सोशल मीडिया की हिजान खेजियों का नज़ारा हम सब ही गुज़िश्ता चंद बरसों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हर उम्र और हर तबके के इंसानों ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें तलाश कर ली हैं। घर हो, बाज़ार हो, स्कूल कॉलेजेस हों, मजहबी दरसगाहें हों, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी हमें अमला इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ़ नज़र आता है। सोशल मीडिया का एक और नुकसान ये नज़र आता है कि गैर अखलाक़ी मवाद देखने वालों की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसमें अक्सरियत उन नौजवानों की है जिनकी वजह से माशरे में नई नस्ल में हिजान खेजी में इजाफा हो रहा है। नौजवान सोशल मीडिया पर किस तरह से अपना बेहतर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर नौजवानान जनाब काजी नुमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी कि नौजवानों में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, तो इस पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवानों के हवाले से ख़ास मकबूल हैं और एज़ एन एंटरप्रेन्योर अगर हम इनको देखें या अगर हम बात करें कि नौजवानों के मसाइल या उनके इशूज़ को किस तरह से हल किया जा सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो इस पर ख़ासा तजुर्बा रखते हैं काजी साहब और ख़ासा इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं यूथ के हवाले से कि हम अपनी यूथ को किस तरह से, खास करके पाकिस्तानी नौजवानों को दुनिया भर में किस तरह से मुमताज़ बना सकते हैं। काजी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले डिस्कस आपसे ये करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि दुनिया भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो है वो रूलिंग पोजीशन में हमें नज़र आ रही है। इंटरनेट इससे पहले हमने देखा कि कॉमन हुआ, लेकिन इंटरनेट के बाद जब हमने देखा कि जो नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस वक्त एक्टिव हैं, जिनमें सर फहरिस्त अगर फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर वगैरह की बात कर ली जाए तो ये सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। किस तरह से आप इसका इस्तेमाल देख रहे हैं और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के नौजवान इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया समीन, सबसे पहले आप मुझे इनवाइट करने के लिए कि इस एक नाजुक और बहुत अहम मसले पर आपने मुझे आज इनवाइट किया है। देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ जब कंप्यूटर आया तो उसके ऊपर भी यही था कि उसके कुछ फ़वाइद थे, कुछ नुकसानात थे। इंटरनेट आया, उसके कुछ फ़वाइद थे, कुछ नुकसानात थे। यूट्यूब आया, इस तरह की जिस चीज़ें आती रहीं और सोशल मीडिया में जो है वो गाहे बगाए हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट्स आती रहीं। कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको लोगों ने दुनिया में जहाँ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत कम है, जबकि उसका नेगेटिव इस्तेमाल वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कि शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे यूथ को कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। इवन जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट टेकिंग टू मच टाइम, क्योंकि वो या तो टेक सेवी नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो चीज़ें सामने जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके लिए किस हद तक नुकसानदेह है या वो इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप देखें तो आजकल जो है वो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो नए कपल्स हैं, नए जोड़े हैं, वो अपने बच्चों को जब वो कोई ज़िद करते हैं तो उनको ख़ास तौर पे इस वक़्त मोबाइल के ज़रिए बहला दिया जाता है। और उसी वक़्त से यानी जब वो एक बिल्कुल एक शीर-ख्वार उम्र में होता है, तब से ही हम उसको इन डिवाइसेज़ की, इन गैजेट्स की आदत डाल देते हैं। उसमें टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है और ये चीज़ आगे बढ़ के उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है और शुरू में चूँकि हमने उसकी आदत जो है वो वीडियोज़, मूवीज़, कार्टून्स, पोएम्स की डाली है, सो जो उसका पर्पज़ है आगे चल के वो चूँकि उसकी एक आदत में वो इसका एडिक्ट हो जाता है कि वो वीडियोज़ देख रहा है, वो गाने देख रहा है, वो पोएम्स देख रहा है, वो स्टोरीज़ देख रहा है, तो ये चीज़ आगे चल के वही है कि वो ज़्यादातर इस फ़िल्मों की तरफ या ड्रामा सीरियल्स और इस तरह की जो चीज़ें उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा इस हवाले से जब मैंने नोट किया कि जब बहुत कम उम्र के बच्चों को जब मैंने मोबाइल इस्तेमाल करते देखा, तो मैंने कुछ लोगों से बाकायदा इस पर ज़ाहिर है जो बहुत करीबी लोग थे उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे कंसर्न क्रिएट हुआ। मैंने कहा कि हाउ डेयर यू आर हैंडिंग ओवर देम द मोबाइल फोन्स एंड ऑल सच थिंग्स। सो वो कहते थे कि बच्चा मानता ही नहीं क्या करें। तो बच्चों को बच्चे की जिद को अगर आज आप पूरा करेंगे तो कल शायद ये चीज़ उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो हमें ना सिर्फ ये कि अपने यूथ की काउंसलिंग की ज़रूरत है, बल्कि हमारे वो लोग जो कि आज पेरेंट्स बने हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल पहले जिनकी शादियां हुई हैं या वो टैक्स सेवी नहीं है, ऐसे लोगों की हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। इस वक्त पे जैसे आपने आज ये प्रोग्राम किया है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे होने चाहिए, जहाँ पर इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए कि इन चीज़ों को दुनिया अपने फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अच्छा नुमान, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपका पॉइंट, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो हाल ही में वालिदैन बने हैं 5 साल 10 साल की, इस वक्त अगर हम बात कर लें तो आज से 20-25 साल पहले यकीनन वालिदैन का ये रवैया नहीं था जो आजकल के माशरे में देखा जा रहा है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि शायद वालिदैन इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, उनकी रूटीन इतनी बिजी हो चुकी है कि वो खुद बच्चों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं और किसी किस्म की पेरेंटल गाइड भी उनको फराहम नहीं की जा रही कि उनके लिए अगर आपने मोबाइल फ़ोन, उनके लिए अगर आपने ये तमाम तर गैजेट्स उनको फराहम किए हैं तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आपका क्या ख्याल है कि सबसे पहले क्या हमें अपने माशरे में जो इस वक्त वालिदैन हैं, जो नए नए वालिदैन बने हैं जिनके 3, 4, 5 साल उम्र के बच्चे और वो समझते हैं कि वो इन गैजेट्स के ज़रिए अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं, ख़ुद को भी उनकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करनी पड़ेगी, तो उनके लिए क्या किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कोई सेशंस होने चाहिए, उनके लिए किस तरह से उनको गाइडेंस दी जा सकती है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है एक मोबाइल की सूरत में जो वो छोटे से बच्चे के हवाले कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ एक करेक्शन कर दूं कि वो इसको तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे। बच्चा रो रहा है, बच्चा जिद नहीं मान रहा, तो उस सूरत में वो उसको गैजेट दे देते हैं ताकि वो रोना बंद कर दे। क्योंकि बेशक जो माँ होती है उसके दिल में बहुत दर्द होता है अपनी औलाद के लिए, तो वो बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। पहले भी जब अगर आप पिछली जनरेशन में चले जाएं तो बच्चे रोते नहीं, वो रोते थे, लेकिन माँ बाप उनको इतना ज्यादा उनकी जिदों को पूरा नहीं करते थे। लेकिन आजकल बच्चे की एक रोने की आवाज आती है और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली उसको कहते हैं कि इमीडिएटली बस इसको किसी तरह चुप कराना है, जबकि उसकी कौन सी जिद सही है, कौन सी जिद पूरी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो कई उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी कई सारे कंसर्न्स जो है वो हमें राइट नाउ हमें इन गैजेट्स की वजह से देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त पेरेंट्स के जो काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो होने चाहिए। उसमें जो स्कूल्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि स्कूल्स के लेवल पे जब आप स्कूल में बुलाएंगे, शायद अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो पेरेंट्स उसको देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर हम स्कूल के लेवल पे अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें कि जहाँ काउंसलिंग सेशंस हो, जहाँ इस चीज़ के प्रॉब्लम कॉन्स पेरेंट्स को बताए जाए, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूल्स के अंदर, तो हमने ये नोट किया कि वहाँ पर जस्ट वो 4-5 मिनट के लिए पेरेंट्स वहाँ जाते हैं, उनको एक मार्कशीट जो है वो अपने बच्चे की दिखा दी जाती है, उनके बच्चे की, और उनकी कॉपीज अगर ज़रूरत होती है तो वो दिखा दी जाती है। वहाँ ऐसा किया जाना चाहिए कि स्कूल में उस पीटीएम के दौरान एक जनरल गैदरिंग होनी चाहिए जहाँ पर इस तरह के जो काउंसलर्स हैं जो कि काउंसलिंग कर सकें पेरेंट्स की, उनको बुलाया जाए। और स्कूल चूंकि बुलाएगा तो पेरेंट्स उस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे। और इस लेवल पे प्लस सोशल मीडिया लेवल पे भी जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह के जो सेशंस हैं वो होने चाहिए ताकि उन पेरेंट्स की हम रहनुमाई कर सकें। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यूथ की तरफ आ जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि जो हाल ही में वालिदैन बने हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस वक्त क्या तरीक़ाकार अपना रहे हैं। यूथ की अगर हम बात करें तो हम जिस तरह से कंपैरिजन करते हैं दीगर ममालिक में, जो इसी की बदौलत यानी कि इसी इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की निस्बत ही आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर हम एशियाई ख़ित्ते की बात करते हैं तो ये
मज़ीद पस्ती में उतरता हुआ हमें नज़र आ रहा है इन सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए। और बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि दुरुस्त इस्तेमाल अगर किया जाए तो हमारा भी शायद शुमार मुमताज़ लोगों में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो सुकम कहाँ आ रहा है, कमी कहाँ आ रही है, किस जगह पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा आगे लेकर चलें बनिस्बत नेगेटिविटी के? देखिए, इसमें आप पूरे एशिया को शामिल नहीं कर सकते। अगर मैं जनूबी एशिया और ख़ास तौर पे जो खित्ता पाक व हिंद है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें भी पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो मैंने भी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से वीडियो गुजरी जहाँ पे उन्होंने एक छोटे से फ्लोर पे, जो कि मतलब शायद एक 80 गज़ का फ्लोर होगा, उन्होंने उस 80 गज़ के फ्लोर में कोई 30-35 बॉक्स बनाए हुए थे और हर बॉक्स के अंदर जो है वो टिकटॉक वीडियोज़ जो कि कौन मतलब किसी कहीं एजुकेशन के हवाले से हो रही है, कहीं वर्जिश के हवाले से हो रही है, कहीं योगा के हवाले से हो रही है। इन चीज़ों की वीडियोस बनाई जा रही थी जो कि दुनिया देख रही होती है और उसके नतीजे में ना सिर्फ वो लोग कमा रहे होते हैं बल्कि उनके मुल्क को रेमिटेंस मिल रहा होता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, मैं पर्टिकुलरली नाम ले लेता हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर हम इन मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ इसका पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी नेगेटिव इस्तेमाल ज़रूर है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो शायद जो हमें देखने में आती है, या तो ये कहिए कि हम अपने यूथ से बहुत ज़्यादा करीब हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न फील हो रहा होता है। तो हमने यहाँ नोट किया कि यहाँ पर हम ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि जो एआई एक नया चैलेंज आ चुका है जो कि आइंदा जॉब्स को खत्म करने जा रहा है, उसको भी हम अपनी सहूलत के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम उससे कोई फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो क्या किसी किस्म के कोई नुकसानात भी हैं इसके? क्योंकि कहते हैं कि जी जितना ज़्यादा वक्त इंटरनेट के ऊपर आप अपना कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, तकरीबन आजकल की रूटीन में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ सोने का एक वक्त है कि जिस वक्त मोबाइल या इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे होते, उसके अलावा सारा दिन इंटरनेट से हम जुड़े रहते हैं। तो यकीनन ज़्यादती जिस तरह से हर चीज़ की बुरी होती है, तो इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल भी कुछ इस तरह के असरात छोड़ता होगा जो इंसानी सेहत पर मुज़र साबित होते होंगे। तो ये जो इंटरनेट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, क्या इसको महदूद रखना चाहिए, या अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने के लिए जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें वो अच्छा है? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इंटरनेट के इस्तेमाल का? देखिए, ये चीज़ केस टू केस वेरी करती है। आवर यूथ हैज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी एंड दैट इज़ टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट वो चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को कामयाब और नाकाम बना सकती है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, उसका दिन 48 घंटे का नहीं है। मार्क ज़ुकरबर्ग के पास भी 24 घंटे हैं, उसका दिन 48 या 72 घंटों का नहीं है। हमारा दिन भी 24 घंटे का है। बात ये है कि उस 24 घंटे को हम कोयटा होटल पे चाय पीने में, अपने दोस्तों के साथ खुशगपियों में, या हम सोशल मीडिया पे वीडियोस, सॉन्ग्स, ड्रामा, इन चीज़ों को देखने में इस्तेमाल करते हैं, या उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बात करें तो देखें, एक दौर मेरा भी गुजरा है कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं कर सकता था, तो मैंने 10 साल 5 जॉब्स की हैं और आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आज मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने मल्टीपल बिजनेस ओन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं उस टाइम की अहमियत को अगर मैं इग्नोर कर देता और उस वक्त मैंने 5 जॉब्स फॉर 10 ईयर्स, आई डिड 5 जॉब्स फॉर 10 ईयर्स। मैं पढ़ता था, पढ़ाता था, जॉब करता था, खेलता था और गाता था। उन सब में पैसे बनाता था जिससे मैं अपनी इंजीनियरिंग की फीस पे करता था। सो आज हमारा यूथ इस सोशल मीडिया को अगर सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो बेशक इसका शायद 2 घंटे से ज़्यादा का इस्तेमाल भी जो है वो एक्सेसिव है, फालतू है। और अगर वो इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको इसलिए दूंगा कि मैं तकरीबन दिन में 14 से 18 घंटे तक कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ, जिसका पर्पस जो है वो जैसे मैं इस वक्त आपके साथ अपने सिस्टम से ही ऑनलाइन हूँ, तो मेरा पर्पस ये है कि मैं अपने मुल्क को, अपने यूथ को कुछ दे सकूं, प्लस अपने लिए भी कुछ कर सकूं। उसको जो मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ, जिसमें मैं पाकिस्तान में बैठते हुए मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा होता हूँ, उसके लिए मैं इस गैजेट को, इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। सो वो मैं 18 घंटे इस्तेमाल करूँ, 14 घंटे इस्तेमाल करूँ, तो वो भी कम है आई बिलीव। बट जाहिर है उसकी एक नीड है कि आपको 7 आवर्स अपनी नींद पर भी देने। हम गलत वक्त पे सोते हैं। हमारी जो यूथ है वो इस वक्त जब सोने का वक्त होता है उस वक्त जाग रही होती है, जब जागने का वक्त होता है उस वक्त सो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली हम 3, 4, 5 बजे सुबह तक, मैंने अक्सर देखा है, कभी मैं किसी लेट सेटिंग से वापस आ रहा होता हूँ, किसी ऐसे सेशन से वापस आ रहा होता हूँ, मैंने देखा कि लोगों जो होटल्स हैं और जो इस तरह की जगह होती है वहाँ पे दिन हो रहा होता है, रात के 12-1 बजे 2 बजे भी दिन हो रहा होता है और हमारी यूथ अनफॉर्चुनेटली का टाइम जाया कर रही होती है। सो ये इम्पोर्टेंस बताने की जरूरत है कि जहाँ, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें हम खुद भी काम कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ऐसी कुछ चीज़ें कराने जा रहे हैं जिसमें आप इन्हीं गैजेट्स को इस्तेमाल करते हुए, इस पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप जल्द से जल्द पैसे कमाने के काबिल हो सकें।
सही, ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। काजी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बात कर रहे हैं इस वक्त नौजवानों में सोशल मीडिया के मस्बत और मनफी असरात के हवाले से, इसका इस्तेमाल किस तरह से एक दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है और कैसे इससे बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। इस पर कुछ हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं काजी नुमान साहब की। नुमान साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया कि तालीमी सरगर्मियाँ भी अब इंटरनेट की मरहून मिन्नत जो हैं वो चलती हैं और ख़ुद आपका अपना एक्सपीरियंस इस सिलसिले में खासा रहा है, तो हम जिस तरह से वक्त की बात कर रहे थे और टाइम मैनेजमेंट का हमने जिक्र किया, तो अब अगर हम बात करते हैं कि 6 से 8 घंटे आपने अपनी स्टडीज़ इंटरनेट के ज़रिए हासिल करनी है, ऑनलाइन स्टडी अगर कोई कर रहा है, और गुज़िश्ता कुछ सालों में तो हमने देखा कि जो कोविड का एक एक्सपीरियंस रहा उसमें तकरीबन दुनिया भर में बच्चों को जो है वो इसका आदी बना दिया गया, और अब भी बहुत सारी जगहों पे यही प्रैक्टिस हो रही है कि ऑनलाइन स्टडीज़ का फ़रोग़ ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब तालीम भी बच्चा उसी पे हासिल कर रहा है, तफरी के लिए भी इंटरनेट और स्क्रीन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, तो वो जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो तो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं इन तमाम तर चीज़ों की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि एक तरीक़ाकार जिससे तालीम इससे पहले के लोग हासिल करते रहे या जिस तरह हम लोगों ने तालीम हासिल की है उसमें, और अब मौजूदा दौर में जो ज़राए इस्तेमाल करते हुए सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा फ्रूटफुल किसके हमें रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं? देखिए, बहुत ही एक जो नाजुक मसला है जिस पर आपने इस वक्त इसको हाईलाइट किया है। देखिए, इस पे कोई किसी एक इंसान के एक्शन ले लेने से, काम कर लेने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। अगर वाकई बहैसियत कौम हम ये चाहते हैं कि बाकी हो, हमारी जो यूथ है वो आने वाला हमारा वो रोशन हो, तो हमें काम करना होगा, और मिलकर काम करने के लिए हमें ना सिर्फ ये कि इनफरादी लेवल पे बल्कि गवर्नमेंट की सतह पे इज्तिमाई तौर पे हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट को ये वो मौके फराहम करने होंगे कि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ख़त्म हो गई हैं वो हमें समहाउ रिज्यूम करनी होंगी। अब अगर हम बात करते हैं, अगर मैं कराची की बात करता हूँ, तो कराची में इस तरह के जो पार्क्स है, जिस तरह की जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी गई। मैंने खुद अपनी फैमिली के लिए एक डेली बेसिस का एक, चूँकि हम आपको पता है आईटी के लोग जो ज़्यादातर सिस्टम के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, लिहाजा उनका चलना फिरना बिल्कुल नहीं होता। सो मैंने अपनी एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी कि मैं स्विमिंग मेरा रोज़ाना का रूटीन था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो पार्क था वो कोर्ट ऑर्डर के तहत जो है उसको तोड़ दिया गया। उस जगह पे आज एक खंडर बना हुआ है। तो हमें एक्चुअली देखना होगा कि ये फैसले, ये एक्शन जो हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल लेके आ रहे हैं, या हम अपने आने वाले दिनों को, अपने आने वाले मुस्तकबिल को हम तारीख करने जा रहे हैं। ना सिर्फ इनफरादी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, बल्कि कलेक्टिव लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे हमको इसके लिए काम करना होगा। तब जाकर कोई जो हम इसका कोई जो दूरस इसके नताइज है वो शायद हासिल कर सकेंगे। फॉर श्योर आपने कहा कि जो है वो टीचिंग जो है वो कोविड के दौरान पढ़ाई जो भी गैजेट्स हुई थी, बट आज जिंदगी रिज्यूम हो चुकी है। आज ऐसा नहीं है कि स्कूलों की पढ़ाई जो गैजेट्स हुई, क्योंकि वो चीज कोविड के दौरान भी जब स्कूल की क्लासेस हो रही तो वहाँ कहीं लोड शेडिंग हो रही थी, कहीं पर इंटरनेट नहीं था, तो उसके नतीजे में वो चीज़ें उस तरह नहीं चली जैसे दुनिया में चली थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो जिंदगी रूटीन पर आ चुकी है। आज उन ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल लेवल पे तो तकरीबन वजूद नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो फॉर श्योर वो क्लासेस हो रही हैं। और उस लेवल पे आने के बाद वो एक यूथ की एक ऐसी एज होती है जहाँ पर वो एक डिसीजन मेकर हो चुका होता है, जहाँ वो कुछ फैसला कर चुका होता है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है, प्लस उसको अब एक फिक्र हो चुकी होती है प्रोफेशनल लेवल पे आने के बाद कि हाँ मुझे कुछ कमाना है, कुछ करना है। तो शायद उसको अगर आप इन चीज़ों के बारे में इंसाइट्स देंगे तो शायद उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, वो इस चीज़ पर बहुत जल्दी स्विच हो सकता है। जी, लेकिन अगर हम हुकूमत की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए और कोई तरीक़ाकार अपनाना चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए, तो पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया गया है वो तो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया बनिस्बत इसके कि ये तमाम तर इंटरनेट और सोशल मीडिया को किस तरह से प्रॉपर वे में लेकर चलना चाहिए, इसकी कुछ गाइडेंस दी जाती यूथ को, बल्कि यूथ को अपने मकासद के लिए इसके साथ इंगेज कर दिया गया और
और अपने मकासद हासिल करने के लिए और मज़ीद बिगाड़ उनमें पैदा करने के लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ये सब कुछ हो रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया के नाम पे अपना एक सेल बना दिया है और वहाँ पर यूथ को एंगेज कर दिया गया है कि जी आपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से उनका मतलब ये है कि बखियो उधेड़ देने उनकी ज़ात के और अथल पथल मचा देनी है और सब कुछ। तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान में तो हुकूमत और सियासतदानों की जानिब से। देखें, पाकिस्तान में आपको ये बात पता है कि दुनिया में जो आबादी में यूथ के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप पर है। यानी बाय द एंड ऑफ 23 पाकिस्तान की तकरीबन 68 से 70% आबादी यूथ है। मैं वो चीज़ जो कि आज अपने ज़ाती के लिए उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, कहीं ये मेरी आने वाली नस्लों को, जिसमें बेशक विदाउट एनी डाउट मेरी अपनी नस्ल भी शामिल होगी, कहीं उसको तबाह करने तो हम नहीं जा रहे कि ये वक्ती तौर का फ़ायदा जो है ये हमें एक ऐसा डैमेज लगाने जा रहा है, एक ऐसा हमारे ऊपर एक होल हमारे अंदर क्रिएट करने जा रहा है जिसको हम सब फ्यूचर में चाहेंगे भी तो हम उसे फिल नहीं कर सकें। तो ये बहुत मैंने कहा जारी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हर अपने इस एक्शन पे, हर अपने इस डिसीजन पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद मेरी इस बात को सुन के सभी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने में आ गए हैं, लेकिन जो मसले हैं, मसाइल हैं, उन पे हम ना तो इंफरादी तौर पर उनका हल चाहते हैं और ना इज्तिमाई तौर पर उनका हल चाहते हैं। सही। तो फिर ये जो तरीक़ाकार है कि जी नौजवानों ने अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सोर्स ऑफ इनकम भी यहीं से जनरेट करना शुरू कर दिया है और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सोचे समझे बगैर कि इससे किसी का नुकसान है, इससे मुल्क का नुकसान है या ये किसी की सालमियत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ को किस तरह से हम गाइडेंस दे सकते हैं, या आप या आपकी टीम या आपके मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को क्या नौजवानों में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि सही और गलत की पहचान करते हुए आप इसका इस्तेमाल करें? जी हाँ, ज़रूर। हम जब भी कहीं पर इस तरह के हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, चाहे वो मैं इंफरादी तौर पे कर रहा हूँ या मैं किसी एसोसिएशन के थ्रू कर रहा हूँ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें और हम वो चीज़ें बताएं, बाकायदा नाम लेके बताएं। मिसाल के तौर पर आने वाला वक्त जो है इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और हमारे यहाँ लोग अभी भी, हमारा जो यूथ है वो कह रहे हैं कि मैं कंटेंट इससे लिखवा लूँगा, मैं तस्वीर इससे बना लूँगा। यानी मैं अपने काम को ईज़ करने की तरफ चला गया। मैं ये नहीं सोच रहा कि जब वो आ जाएगा तो वो काम मैं नहीं कर पाऊँगा। वो काम तो जो एम्प्लॉयर है आज का, जो कंपनी ओनर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक सॉफ्टवेयर उसको ओन करता है, वो ये काम एआई के थ्रू खुद करा लेगा, तो उसको मेरी ज़रूरत क्यों होगी? तो अगर मैंने इस वक्त इन एआई टूल्स का इस्तेमाल ना सीखा, अगर मैं को अपने जो एक मेरा फ्यूचर पाथ है उसकी एक सीढ़ी बना के मैं इसके ऊपर ना चढ़ा, तो ये मुझे रूल कर गुजर जाएगा। ये हम इस वक्त अपने यूथ में बाकायदा, मैं इस वक्त नेशनल एआई थिंक टैंक का मेंबर हूँ, जहाँ पर हम इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे कि हमें अब शायद लॉजिक सीखने की, सिंटैक्स लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें टूल्स का के एक स्टेप सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब शायद उन टूल्स को, जो एआई बेस्ड टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपना काम जो है वो एक मशीन की तरह डिलीवर करने की ज़रूरत है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमें पता है कि एआई कहाँ तक पहुँच चुका है दुनिया में? एआई लेवल पर अगर आपको मैं बताऊँ तो दुनिया में एक सीईओ जो है वो एक एआई सिस्टम को सीईओ बनाया गया। इमेजिन, यानी मशीन्स जो है वाकई शायद रिप्लेस करने जा रही हैं। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि हम वो मशीनें क्रिएट कर सकें ताकि हमारा जो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या हम उसके लिए वाकई दिमागी तौर पर और हमारी जो अप्रोचेस हैं उसके लिए हम तैयार हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कंप्यूटर है जो कि घंटों का काम मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड में करता है। तो जो इसके अंदर जो रेवोल्यूशन आने जा रहा है, जो इसके अंदर इवॉल्व जो चीज़ें होने जा रही हैं, वो सालों पर मुहित नहीं, दहाइयों पर मुहित नहीं है, वो चंद महीनों पर मुहित है। तो बहुत ज़्यादा विजिल ज़रूरत है सबको श्योर बता। तो जैसे आपने कहा, आपने मौका दें तो हम आपको आपके ही तवज्जुह से हम ये चाहेंगे कि हम अपने यूथ के हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम उनको ये बताएं कि इस वक्त आप टिकटॉक को भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्या आपको ये बता दिया जाए कि टिकटॉक पे आप वीडियोस बनाएं तो आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाते हैं?
अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो वंस अगेन दैट इज आल्सो नेगेटिव, उसमें अर्निंग तो हो रही है बट दैट इज आल्सो नेगेटिव। तो क्या हम हराम कमाई की तरफ जा रहे हैं? तो दुनिया चाहे कुछ भी करती हो, हम उस भेड़ चाल पे हमें उसको नहीं चलना है। हमें शायद इसमें जो कुछ ऐसे लोग जो कि टेक सेवी हैं, जो उलमा है हमारे, जो कि टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अहमियत को समझते हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि फ्यूचर इज आईटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इज्तिमाई तौर पे हमें काम करने की ज़रूरत है, तो जो हमारे इस वक्त जो हमारे उलमा हैं उनको भी हम अब जब जो अमाल पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, फॉर श्योर उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आज शायद उसमें टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करना होगा कि कहीं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जिसमें हम इस्लाम, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं तो हम दायरा इस्लाम से ही खारिज हो रहे हो। टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिसमें पता लगता है कि वो पाकिस्तान की बनी हुई है और वो एक हद है उससे नीचे की होती है। लिहाजा ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है कि ठीक है जी, आप टिकटॉक भी इस्तेमाल करें, आप उसके थ्रू भी कमाएं, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप हलाल और हराम में फर्क कर सकें। कोई क्या कर रहा है, हम उस भीड़ चाल पर नहीं जाना है। हमें देखना है कि हम अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अपनी जो हमारी मजहबी रिवायात हैं और जो मजहबी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हुए अपने लिए जरिया मुआश बनाएं। सही। अच्छा, ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि किसी ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया या किसी ने अपना फेसबुक पेज बनाया सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कि यहाँ से कुछ इनकम जनरेट कर सकेंगे, लेकिन समटाइम उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो एक मायूसी और अफसुर्दगी का जो इजहार देखा जाता है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए या उसमें ख़ुद को किस तरह से मुब्तला ना होने दिया जाए और ये कोशिश की जाए कि हम पॉजिटिव काम करते रहेंगे और हमारा भी इसका एक ना एक दिन रिजल्ट हमें इसका अचीव हम कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहैसियत कौम इस वक्त एक रेस में लगे हैं। अगर मेरे किसी पड़ोसी ने, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने आज एक कार ले ली है तो मैं ये सोचे बगैर कि मेरी क्या ज़रूरियात हैं, मेरे क्या चैलेंजेस हैं, मेरे पास क्या सिनेरियो है, उसको सोचे बगैर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है मुझे भी कार लेनी है। अगर किसी ने फूड का बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कामयाब हो गया है तो मैंने आज से सोच लिया कि फूड का ही बिजनेस है जो कि कामयाब है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ये कॉपी पेस्ट पे जो लगे हुए हैं, ये वो चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायूसी का सबब बन रही है। तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, बेशक इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हर कोई ये चाहता है कि उसकी जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो समहाउ मीट हो जाए, लेकिन उसके लिए किसी को कॉपी करना, अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं भी वो गेम खेलने लग जाऊँ, मैं अच्छा प्लेयर बन जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई अच्छा ब्लॉगर है तो मैं भी कल ब्लॉगर बन जाऊं, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे देखना है मेरे अंदर क्या स्किल मौजूद है, एक्चुअली वो पहचान कराने की जरूरत है। उन ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जरूरत है कि जो मैं समझता हूँ कि शायद ये एक नई हमारे यहाँ एक जॉब हो सकती है कि आज जो हमारे यहाँ सीनियर लोग हैं वो इस तरह के काउंसलिंग, भले वो पेड रखें, इस तरह के काउंसलिंग सेशंस रखें जिसमें लोग आए और वो अपने मामला को डिस्कस करके और वो पूछ सकेंगे सर जी मैं ये चीज़ करने जा रहा था लेकिन मुझे उसमें नाकामी का सामना हो रहा है, तो उनकी एक स्टोरी सुनते हुए तो गाइड किया जाए कि यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक, आपको यहाँ नहीं यहाँ जाने की जरूरत है। आप देखिए आपका पैशन क्या है, आप सोचिए कि आप कहाँ कामयाब हो सकते हैं और उस चीज पर काम करें। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ आईटी में ही कामयाबी, अब अगर आप सिविल सेक्टर से हैं, अगर आप मैकेनिकल सेक्टर से हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से हैं, सब में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि किसी को भूखा नहीं सुलाएगा। तो हमें जो एक जबरदस्ती की एक रेस लग गई है जिसमें हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, ये अनफॉर्चुनेटली हमें मायूसी दे रही है और हमें इससे स्विच करना होगा। सही, बहुत शुक्रिया काजी नुमान हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नौजवान किस तरह से ख़ुद को दुनिया की मुमताज़ शख्सियात में शुमार करवा सकता है। और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दिफा में नौजवान नस्ल कहती है कि वो सारी दुनिया से राब्ते में हैं और अक्सर पढ़ाई से मुताल्लिक़ भी चीज़ें तलाश करने के लिए ये कहा जाता है कि इससे आसानी हो जाती है, लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो इंटरनेट से इस्तिफ़ादा हासिल करने वालों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा कम नज़र आती है जो इसको तफरीह की गर्ज से इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की तमाम चीज़ों में शर खैर का पहलू छुपा है और अब यह हमारी अपनी चॉइस है कि हम कौन सा पहलू इख्तियार करते हैं। अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त और जायज़ कामों के लिए किया जाए तो उससे यकीनन न सिर्फ हमारी ज़ाती शख्सियत का फ़ायदा होगा बल्कि मुआशरे के लिए भी एक पॉजिटिव रिजल्ट हम दे सकेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।